हेलो एवरीवन। दिसंबर 13। देखते हैं जल्दी से क्या क्या न्यूज़ है आज का। सीरियन न्यू सीरियन रिजीम। अब सीरिया तो न्यूज़ में आ चुका है, वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। तो मैपिंग परस्पेक्टिव से सीरिया इंपॉर्टेंट हो गया है। वहाँ का कुछ सिटीज़ है जो यूपीएससी पास्ट में पूछ चुका है 2016-17 में। जैसे कि अलेप्पो, राका, राका, ठीक है, डेमेस्कस। डेमेस्कस कैपिटल है वहाँ का। तो ये सब सिटी का नाम मैच द फॉलोइंग करवाता है यूपीएससी। और ऑलमोस्ट एवरी टाइम करवाता है, हर बार करवाता है। ठीक है। तो कहीं भी कंट्री में कुछ हार्श चेंजेस हो रहा है, कुछ ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, तो वहाँ का जो सिटी में जो चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कल भी बताया था, एक कुरम प्रोविंस है। कुरम करके प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे सिविल वार टाइप में चल रहा था कुछ लड़ाई। ठीक है, पाकिस्तान का, तो वो देगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है। फिर वैसे ही नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो वो ये जो रीजन है वहाँ का, तो वहाँ उस डिस्प्यूटेड रीजन है, उसको लेकर लड़ाई हो रहा है। तो इस तरीके से यूपीएससी दे देता है। ठीक है, मैपिंग पर्सपेक्टिव से। कोई भी स्टेट एग्जाम होगा, पीएससी भी होगा, तो वो भी मैपिंग पर्सपेक्टिव से दे देगा। अब सीरिया का जो भी सिटी होगा इंपॉर्टेंट, पिछले 2-3 वीडियोज में मैं बताया था कि कौन कौन सिटी इंपॉर्टेंट है वहाँ के। देख लेना। 3 अभी बता दिया हूँ। और और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें क्या था एक्ट में कि 1947 से 47 के बाद, ठीक है, 1947 से पहले जो कुछ भी मैंने ढांचा बन चुका है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं लाने देना है। जैसे कोई भी रिलीजियस ढांचा बन चुका है वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मस्जिद या फिर कोई टेम्पल वो तोड़ के कुछ किया हुआ है, ठीक है, इन्वेडर लोग कुछ भी किया है, वो करना है, उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ये एक्ट। ये चीज अलाउ नहीं है कि 1947 के बाद में आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। 1947 से पहले कोई भी चेंजेस किया हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते अभी। ठीक। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन इस एक्ट का था कि बाबरी मस्जिद जो ढहा गया था, उसका अयोध्या टेम्पल का जो ये हुआ, ठीक है, अयोध्या टेम्पल बना इलाहाबाद, प्रयागराज में। प्रयागराज में प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज में नहीं, अयोध्या में, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। तो वो एक्सेप्शन है, 2018 जजमेंट में आया था कि मैंने बाबरी मस्जिद गिर तो तोड़ दिया गया। ठीक है। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट वैलिड दिया कि हाँ, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर वहाँ पे था बोल के बोला। वो एक्सेप्शन है वो। लेकिन उसके बाद फिर से अलग अलग लोकल कोर्ट्स जो होते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं, कभी डायरेक्टली डायरेक्टली नोटिस दे के मैंने सर्वे के लिए नोटिस दे रहे थे। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट अभी क्या किया है, रोक दिया है पूरा, कि तुम सर्वे के लिए भी नोटिस नहीं दे सकते हो तुम, अनलेस कि हम खुद से उसको डिसाइड नहीं कर ले कि एक्ट का क्या है अभी पावर। ठीक है। तो ये चीज चल रहा है अभी, वर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके ऊपर आ रहा है। कैबिनेट क्या है अभी, एक और चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहुत एक साल से डिबेट में चल रहा है कि ले आना है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि लोकसभा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का इलेक्शन एक साथ करना है। और जो तीसरा है, थर्ड थर्ड टायर वाला, वो अभी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। थर्ड टायर कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज ये अभी अभी इंक्लूडेड नहीं है, बस ये इंक्लूडेड है। ठीक। कौन कौन कमेटी का रिकमेंडेशन था? रामनाथ कोविंद कमेटी रिकमेंड किया इसके ऊपर, जो भी कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन का ये को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है बोल के रिकमेंड किए हैं। ये कमेटी पूछ देगा प्रीलिम्स में कि कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन था वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। ठीक है। अर्लीस्ट ज्वाइंट पोल्स लाइकली टू बी 2034। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2034 से वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब कि दोनों एक साथ इलेक्शन होगा, कि नेशनल का भी और स्टेट का भी इलेक्शन एक साथ होगा पूरा कंट्री में, पूरे कंट्री में। क्या चैलेंजेस है वो मेंस का टॉपिक है कि क्या दिक्कत होने वाला है। ठीक है, मैन पावर शॉर्टेज होगा, फंड शॉर्टेज होगा। ठीक है। तो वो दिक्कत ये का है। ऑपरेशनल दिक्कत होगा, वो मेंस का टॉपिक है। लेकिन फिलहाल अभी रामनाथ कोविंद वाला याद रखना। उसी में, रामनाथ कोविंद वाले में ही ये ये मैंने इलेक्शन 1947 के बाद से 1947 के बाद से 1970 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन ही था, वन नेशन वन इलेक्शन था। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ, डिसरप्ट हो गया प्रोसेस। कहीं पे इमरजेंसी लगा दे रहा होगा स्टेट गवर्नमेंट पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्शन आगे पीछे होने लग गया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग फॉलो किए हैं। उसके बाद से कि क्यों डिरेल्ड हुआ तो नहीं जानना है, लेकिन बस डेट पता रखना कि 1970 के बाद से हम लोग डिरेल्ड हो गए वन नेशन वन इलेक्शन के ये में। ये फैक्ट याद रखना प्रीलिम्स के लिए। और अभी वही थर्ड टायर वाला जो है, गवर्नमेंट का बात नहीं चल रहा, अभी सेकंड सेकंड फेज में होगा। पहले लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बात चल रहा है। और क्या है, एडिटोरियल नहीं है। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
पे अमेंडमेंट हुआ है कुछ लोकसभा में, अभी बिल पास हो गया है लोकसभा में। 2005 का एक्ट था ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एक्ट, ठीक है। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी अमेंडमेंट किया है, अपोजिशन क्या क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो भी अमेंडमेंट लाए हो उसकी वजह से क्या है, स्टेट्स का जो खुद का राइट है सेंटर कर्व कर रहा है, मतलब सेंटर अपने पास पावर ज्यादा ले रहा है, पावर ज्यादा ले रहा है स्टेट से, ठीक है। तो इसके लिए अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या पावर ले रहे हैं ज्यादा, अनलेस कि ये बिल दोनों हाउस में पास नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर पास हो जाएगा तो एक्सप्लेन पेज में डिस्कशन हो जाएगा उसी दिन कि किस ग्राउंड पे ये लोग मैंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, वो चीज हम देख लेंगे यहाँ पे। बस इस इतना ध्यान रखते हैं हम लोग कि बस कुछ चेंजेस लाया गया जिसकी वजह से अपोजिशन चैलेंज कर रहा है, मैंने अपोज कर रहा है कि स्टेट का राइट्स को तुम खींच रहे हो अपने पास। और गगनयान, गगनयान मिशन 2025 का मिशन है, लॉन्च होने वाला है 2025 में लाइकली। इसके ऊपर उससे पहले जो जो टेस्ट करना हो गया, ठीक है, टेस्ट करना हो गया वो सब टेस्ट कर रहे हैं। उसमें से एक रेडियो इक्विपमेंट कैसे मैंने काम करेगा वहां पे स्पेस में जाने के बाद, वो जर्मनी से हेल्प ले रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू से, ठीक है। टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला है। और क्या है इसमें, मैंने वहां लॉन्च करने से पहले बहुत सारा टेक्निकलिटीज है, तो उनको इम्प्लीमेंट करेगा अभी से। और मैंने स्पेस से यहाँ सिर्फ जाना नहीं है, ठीक है, उसको वापस भी आना है ना, तो वापस री एंटर करना है एटमोसफेयर में। पहले क्या होता था कि इंडिया, इसरो के पास वो टेक्नोलॉजी था कि वो बस भेज देता था यहाँ से कि चले जाओ, लेकिन वापस लाने का टेक्नोलॉजी अभी इसरो के पास नहीं है। तो ये गगनयान के थ्रू से वो चेक करेगा अपना कैपेसिटी, कि मैंने चेक करेगा क्या, वो तो गगनयान 1 का जो जीवन था उसमें वो यही चेक कर रहा था कि टेस्टिंग द सेफ री एंट्री ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो ये है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है गगनयान। गगनयान इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान देना। अभी से जब भी न्यूज में आएगा तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा देखना अच्छे से, क्योंकि 2025 में ये लॉन्च होने वाला है ये। रेडियो इक्विपमेंट बोले का मतलब कम्युनिकेशन लाइन के लिए कि कैसे क्या किस पे बात करना है, तो वो मैंने उस चीज के लिए जर्मनी से टेक्नोलॉजी से जर्मन ये कांटेक्ट में है इसरो अपना। वेस्ट एशिया में केओस चल रहा है अभी, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडियन इंडिया इंडिया जो है इंडिया कमिटमेंट टू सपोर्ट पीस, ठीक है। मैंने मोदी जी जाके बोले हैं यूएई को कि इंडिया कमिटेड है तुम्हारा वेस्ट एशिया के पीस के लिए, ठीक है। और क्या इसराइल इसराइल पैलेस्टीन, यूक्रेन रसिया, तो ये सब लड़ाई चल रहा है। ईरान अपना अलग मैंने लड़ रहा है इसराइल से इनडायरेक्टली, हमास हिजबुल्लाह ये सबको सपोर्ट करके, ठीक। तो इंडिया कह रहा है कि पीस चाहिए इंडिया का। मैंने और एक और क्या बात बोले मोदी, स्पेशल एम्फसाइज किए हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ये कब आया था, ये G20 जब पिछले साल इंडिया दिल्ली दिल्ली में जब हुआ था, वहां पे ये लाया गया था ये इनिशिएटिव फॉर फोस्टर रीजनल कनेक्टिविटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये जो ग्रुपिंग है, ठीक है, ये जो ग्रुपिंग है इसकी वजह से, ग्रुपिंग नहीं मतलब एक प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी ट्रेड प्रोजेक्ट है ये, तो इसकी वजह से मैंने और पर्सपेक्टिव डेवलप्ड होगा मिडिल ईस्ट। जोड़ के आ रहा है मुंबई, मुंबई से जा रहा है अंदर मिडिल ईस्ट में, इधर इसराइल का जो हनीफा पोर्ट है वहां से मिलके, ठीक है, सऊदी अरबिया का कुछ पोर्ट को टच कर रहा है, और करते करते फिर यूरोप में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर G20 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको इंडिया के द्वारा, ये पिछले साल जो इंडिया में हुआ था। और ये देखो ये एक्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। हमारे जो काम का था हम जान लिए हैं कि इस एक्ट में क्या था, किस बारे में रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट 2015, यूएनएफसीसी यूएनएफसीसी COP 21, ठीक है, उसमें पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था, 2015 का एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे इसका मेन गोल क्या था पेरिस एग्रीमेंट का, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को मैंने क्रॉस नहीं करने देना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, अगर ठीक है। और अगर हो भी जाता है लेकिन एटलीस्ट 2 डिग्री सेल्सियस को तो क्रॉस नहीं करना है वर्स्ट केस में भी, ये इसका गोल था। अब इसी को एनालाइज किया है यहाँ पे। क्यों एनालाइज किया है, क्योंकि देखो अभी जितना भी क्लाइमेट ट्रीटी जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको कुछ इफेक्टिव नहीं आउटकम आ रहा है, कि मतलब हाँ ठीक है हम लोग टारगेट लिए और अचीव कर लिए और अपना टारगेट फुलफिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। जो टारगेट हम लिए हैं 2030 तक भी या 2047 तक भी, तो अभी हम लोग 20 या 30% ही अचीव कर पाए हैं, उसका 20% तक ही है। और स्पेशली ये वाला जो टारगेट है 1.5 डिग्री वाला, तो ये अचीव इससे बहुत बहुत दूर है, हम लोग अराउंड 2 या 3% ही अचीव किए हैं इसका हम लोग। तो इसलिए इसका बेइज्जती हो रहा है कि जितना भी ट्रीटी वगैरह हम लोग साइन कर रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड, वो बस की बात हो रहा है, बस मीटिंग चाय पानी में खर्चा हो रहा है और कुछ काम का नहीं हो रहा है वहाँ पे। उसी को क्रिटिकली अगर यूपीएस अगर यूपीएससी मेंस
जो होने वाला है उसमें दे भी दिया एकदम डिटेल में कि क्रिटिकली लुक एट द पेरिस एग्रीमेंट, एनालाइज करने के लिए बोलेगा। तो बेसिक कुछ पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट में था क्या क्या, पेरिस एग्रीमेंट में था क्या क्या। तो बता देता हूँ बेसिक्स क्या क्या था। आईएनडीसी के बारे में बात हुआ था, ठीक है। फिर मार्केट मैकेनिज्म नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें तुम्हारा एक नन मार्केट था और एक मार्केट मैकेनिज्म था। फिर मार्केट मैकेनिज्म में दो कैटेगरी था, इसमें एक कैटेगरी था, इसमें दो कैटेगरी था। ये सब स्टैटिक है, स्टैटिक का पार्ट है ये आईएनडीसी क्या है, कसम मैंने हर कोई प्लेस किया था कि मैं इतना इतना कम करूंगा। इसमें से ध्यान क्या रखना है आईएनडीसी में, इंडिया का स्पेशली याद रखना कि इंडिया तीन चीज ऑफिशियल किया है अपना। पहला चीज क्या था, बोला कि मैं 45% इमिशन रिडक्शन करूंगा अपना, जीडीपी का इमिशन रिडक्शन करूंगा 45%। दूसरा बोला कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग करेंगे, जनरेट करेंगे, 50% जो यूसेज होगा रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। फिर बोला कि इंडिया नेट न्यूट्रल कार्बन होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा इंडिया, नेट कार्बन न्यूट्रल होगा इंडिया बाय 2070। ये दोनों था अचीव करने का 2030 से, और ये वाला था 2070 तक, ठीक। तो ये इंडिया का एनडीसी है जो ऑफिशियल किया है। और चेक कब होगा, ये 2028 में चेक होगा। और जो चेक होने का मैकेनिज्म उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक। 2023 में ये लाया गया है, इम्प्लीमेंट हुआ। इसलिए ग्लोबल स्टॉक टेक किससे रिलेटेड है, याद रखना। ग्लोबल स्टॉक टेक तुम्हारा क्लाइमेट रिलेटेड है, यूएनएफसीसी का कॉप रिलेटेड है ये। और पिछले साल ग्लासगो में, पिछले साल दुबई में, दुबई में दुबई में ये चीज ये हुआ है, ये किया गया है, इंट्रोड्यूस पहले से था ये चीज, लेकिन पिछले साल से इम्प्लीमेंट हो चुका है ये ग्लोबल स्टॉक टेक। नेक्स्ट 2028 में बैठेगा ग्लोबल स्टॉक टेक। अभी सब कसम खा के हो गए हैं 2023 में, हर 5 साल में एक बार ग्लोबल स्टॉक टेक चेक किया जाएगा हर कंट्री का एनडीसी, ठीक है। तो अगर तुमको इसका बेसिक्स पता है, तुम क्रिटिसाइज कर लोगे कि कैसे कुछ काम नहीं कर रहा है, मार्केट मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ठीक है। एनडीसी इंडिया सब सब कसम खा रहा है कितना स्लो प्रोसेस है, फाइनेंस का क्या इस बात किया था ये, फाइनेंस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे जो क्रक्स है वो यही है कि क्लाइमेट के लिए हम लोग बैठ तो रहे, एग्रीमेंट साइन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी उस पर ठोस काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल COP 29 हुआ, उसमें हम लोग फाइनेंस का बात किए, फाइनेंस का, फाइनेंस उसमें मांग रहा था कितना, 1.3 ट्रिलियन, मिला कितना, 300 बिलियन, सिर्फ 300 बिलियन। डिमांड था कि बाय 2025 से मिलना चाहिए ये इतना हर साल, लेकिन ये क्यों 300 बिलियन कब से मिलेगा, 2034 से। तो ये तो आयरोनी है कि तुम बैठ रहे हो बड़ा बड़ा बात कर रहे हो कि एनवायरमेंट को ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, डिमांड इतना है और कर इतना रहे हो, कहाँ से अचीव कर पाएंगे ये चीज, ठीक है। तो ये सब डिमेरिट है कि फाइनेंस के ऊपर बात करना है, फिर जो प्लेज लिए है उसके ऊपर बात करना है, अचीव कितना किए हैं, ठीक है, तो वो सब के ऊपर बात करना है, कर रहा है इसी के ऊपर ये चीज, ठीक। और वही कि मैंने, और क्या क्रिटिकल ये होगा कि जो मैंने भरोसा नहीं है, जैसे अभी देखो अर्जेंटीना अटेंड ही नहीं किया, ठीक। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था, फिर बाइडेन आके फिर से एंटर हुआ, अब फिर ट्रम्प आ गया तो फिर बाहर जाए। तो यूएसए सबसे बड़ा एमिटर है, यूएसए एमिटर एमिटर के मामले में, एमिशन के मामले में सेकंड नंबर पर, फर्स्ट चाइना है, थर्ड इंडिया है, ठीक। तो ऐसा अगर मैंने इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर जो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है, टॉप 3 में है, टॉप 2 में है, वही इससे बाहर होने का माने पॉसिबिलिटीज है। इसका क्या होगा, क्रिटिकली एनालाइज हो रहा है ना, क्रिटिकली तुम बता रहे हो कि पेरिस एग्रीमेंट कैसे, लेकिन जब क्रिटिकली कभी भी मेंशन करोगे तो पॉजिटिव साइड भी बताना है कि नहीं, फिर भी मैंने जो कुछ भी है अभी तक का ये सबसे मैंने, है तो बाइंडिंग एग्रीमेंट ही ना, बाइंडिंग ही है, ठीक है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आईएनडीसी बाइंडिंग नहीं था, लेकिन ग्लोबल स्टॉकटेक बाइंडिंग है, ग्लोबल स्टॉकटेक बाइंडिंग है। तो मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी बता देना आखिरी में, जब नेगेटिव बताते रहो तो आखिरी में थोड़ा सा पॉजिटिव बता के भी आंसर को अपना कंप्लीट करना। इकोनॉमी, इकोनॉमी में पेज में इंडिया यूके और साइन करने वाले एफटीए, रिसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है इंडिया, ठीक है। और किसके साथ साइन साइन किया है, इसराइल के साथ साइन किया है इंडिया, इसराइल के साथ रिसेंट पास्ट में। और यूएई के साथ साइन किया है, यूएई के साथ साइन किया है। यूके के साथ बचा हुआ था, यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ा बचा हुआ था, जो बड़ा कुछ कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अभी दिसंबर तक में हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है अभी तक, जनवरी में इसको एंड करेंगे बोल रहे हैं ये लोग। अब एफटीए, एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि जिससे दो लिस्ट होता है, एक इंडिया अपना बता देगा कि तुम हम दोनों इसमें मैं टैक्स नहीं मारूंगा, तुम्हारे इन सामान में टैक्स नहीं मारूंगा, यूके यूके अपना बता देगा कि मैं इस सामान में तुम्हारा टैक्स नहीं मारूंगा। तो जो फ्रेमवर्क है, एक आइडिया रख लो कि जैसे पहले होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक,
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैंने एक स्टेजेस, मैंने धीरे धीरे कंट्री आगे बढ़ते हैं, नॉट नेसेसरीली इसी सीक्वेंस में होंगे। कोई होगा कि जंप मार जाएगा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मार लेगा जंप, ठीक है, लेकिन ये एक सीक्वेंस है ये। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर कॉमन, सॉरी, ये है यूनियन कुछ है, ठीक है। फिर ये है स्मॉल, ये यूरोपियन यूनियन लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल के रूप में, कि एक मैंने कॉमन मार्केट, ये कॉमन यूनियन है, ये कॉमन मार्केट मैकेनिज्म, ठीक। तो इस तरीके से मैंने टेक्निक है, अभी इंडिया इस पे डील कर रहा है बाकी सबसे, कुछ कंट्री के साथ इस पे है, कुछ कंट्री के साथ इस पोजीशन पे है। और ये अफ्रीकन यूनियन लोग इस यहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन जो है यहाँ पे है, ठीक है। और ये अलग स्टेजेस पे इकोनॉमिक यूनियन बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक यूनियन, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है इस कंडीशन में। तो ये स्टेजेस है अलग अलग, जहाँ पे कंट्री अपना चूज कर, ट्रेड को ये कर रहे हैं, ट्रेड प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लिस्ट बनाते हैं और उसमें बोलते हैं कि हम इसमें ट्रेड करेंगे जिसपे आप टैक्स मत मारना और मैं भी टैक्स नहीं मारूंगा। और क्या है, सेंटर सिक्स पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो इसमें ये जो फंड आ रहा है, जो जैसे हम पढ़े पॉलिटी में, तुम देखे हो पॉलिटी में कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री दिखा दे रहा हूँ, देखो, ये जो ग्रांट नहीं होता है क्या, ठीक है, ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, फिर एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट। तो किस किस कंडीशन में होता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है कि मैंने कोई एक्ट पास करके इसको निकाला जा सकता है एक्स्ट्रा पैसा, पर्टिकुलर सर्विस के लिए होता है। अगर मान लो कि मनरेगा में पैसा शॉर्टेज हो गया, इनसफिशियंट हो गया, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया। एडिशनल यानी कि एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विस, कोई नया सर्विस इंट्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे एडिशनल ग्रांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम में हम लोग एडिशनल ग्रांट लेके हम लोग अपना खर्च किए थे, पर मैंने पैसा जो था गवर्नमेंट। एक्सेस ग्रांट क्या होता है कि स्पेंट एक्सेस अमाउंट वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर दैट पब्लिक अकाउंट मस्ट बी अप्रूव। कहने का मतलब कि ये जो ग्रांट निकालते हैं हम लोग, ये ग्रांट जो निकलेगा एक्सेस ग्रांट, वो मैंने पब्लिक अकाउंट्स के थ्रू से हम लोग अप्रूवल ले ली रहते हैं, फिर बाद में जाके हम लोग उसको पैसे को खर्च करेंगे, जहाँ किसी भी ये में फंड में हम लोग एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहेंगे तो उस केस में। अब वही चीज यहाँ पे बोला है कि सेंटर जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल मांग रहा है फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो वही सारा कीवर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर, जो देखिए हम लोग एडिशनल कहाँ पे, ठीक है। सप्लीमेंट्री डिमांड, जो हम लोग देखे सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, उसी के बारे में मैंने और एग्जाम्पल के रूप में, पीएम किसान के लिए शॉर्टेज पड़ गया पैसा, ठीक है, पीएम किसान के लिए गवर्नमेंट पैसा डाला है, तो फिर टेलीकॉम मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पैसा, गवर्नमेंट पैसा खर्च किया है, तो उसके लिए भी शॉर्टेज हो गया है, ठीक। तो उन सब चीजों के लिए एडिशनल स्पेंडिंग डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट, किससे, पार्लियामेंट से, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि और तुम अप्रूवल दे दो, बाकी हम अगले बार जब बजट लाएंगे हम, तो वहां पर हम मेंशन करवा देंगे कि पैसा का शॉर्टेज हुआ है बोल के। ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।